यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। यदि आप चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन लेना और ऊपर पढ़ के या फिर गाइड पढ़ के सोचते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। आप भूल कर रहे हैं। आपको ऑथेंटिक बुक्स और एनसीईआरटी पढ़नी होगी, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप बुक और एनसीईआरटी पढ़िए और प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। भूगोल की प्रैक्टिस हमने 4 करवा दिए हैं और यह इतिहास की प्रैक्टिस है। सोशल साइंस के लिए इतिहास और भूगोल सबसे मोस्ट टॉपिक होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस हमारे साथ करिए। आज हमारा इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज से इस महत्वपूर्ण सेशन को। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल से, निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में। तो जो सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, इसी को हैंडेक्स बोलते हैं, और जो क्लीवर प्राप्त हुए हैं वो होते हैं आपके निम्न पुरापाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां आवश्यकता होगी वहाँ हम क्वेश्चन की व्याख्या भी करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार या फिर हड़प्पा के राजा का महल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी वह थी मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ साथ आप नोट कर लीजिए, व्हीलर के अनुसार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था, जबकि मोहनजोदड़ो का सबसे जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था वो विशाल स्नानागार था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण या फिर लौह काल। तो बागोर प्रथम काल का जो संबंध है वह संबंध है आपके मध्य पाषाण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु में। तो जो कायथा संस्कृति के अवशेष हैं वह पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो है सैंधव पुरास्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडा नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर सैंधव विस्तार का सबसे पूर्वी स्थल है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, और जबकि पश्चिमी क्षेत्र में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी 6 मीटर, 6 व 10 मीटर, 7 व 11 मीटर, 8 व 12 मीटर या फिर 10 व 14 मीटर। तो क्या थी ये थी 6 व 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बता दें कि जो मोहनजोदड़ो के सड़कें की चौड़ाई थी वो 13.5 फीट थी। 13.5 यानी कि 13.5 फीट से 33 फीट तक थी जो चौड़ाई थी। यहाँ के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 तथा 10 मीटर थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें जो थी एक दूसरे पे 90 डिग्री पे काटती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसाय की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? वाजसनेयी संहिता, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर तैत्तिरीय अरण्यक। तो यह कौन सा प्रस्तुत करता है? यह करता है शतपथ ब्राह्मण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं कुछ इससे संबंधित फैक्ट। जो शतपथ ब्राह्मण था ये पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प व व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है। इसमें 100 अध्याय हैं, जिसके कारण इसे शतपथ कहा जाता है। यह 14 कांडों में विभाजित है, यानी कि इसमें 100 अध्याय हैं, इसीलिए इसको शतपथ कहा जाता है। 100 अध्याय हैं और 14 इसमें कांड हैं। ये भी आपको नोट कर लेना, कभी भी पूछ ले कि जो शतपथ ब्राह्मण उसमें कितने अध्याय हैं। 100 अध्याय हैं और कांड कितने हैं, तो इसमें 14 कांड हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त कहाँ से होता है? तैत्तिरीय अरण्यक में, महाभारत से, पतंजलि के महाभाष्य से या फिर बौधायन धर्मसूत्र से। तो कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है तैत्तिरीय अरण्यक से। और यह संबंधित किससे है? यह संबंधित है यजुर्वेद से। यह भी आपको ध्यान रखना, ये यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से ये संबंधित है। और
इसमें 10 प्रपाठक हैं जिससे नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? चार्ल्स विकिल्सन, वी.ए. स्मिथ, मैक्स मुलर या फिर सर विलियम जोन्स ने? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसका आंसर है सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? ये इसका ऑप्शन जो आगे है, तो श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन नंबर आप देखिए ए अनिमा, रोहिणी, अचिरावती या फिर हिरण्यवती। तो जो है ये किस नदी किनारे थी? ये थी आपके अचिरावती नदी किनारे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेमवत संप्रदाय शाखा थी, यानी कि हेमवत जो संप्रदाय हो वो किसकी शाखा थी? हीनयान की, महासांघिक की, आजीवक संप्रदाय की या फिर वज्रयान की? तो यह किसकी शाखा थी? यह शाखा थी आपके महासांघिक की। अब महासांघिक किससे संबंधित था? तो महासांघिक महायान संप्रदाय की एक शाखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। झेलम, चिनाब, रावी या फिर ब्यास? तो यह नदी कौन सी थी? यह नदी थी आपके व्यास नदी। और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है, BC में आक्रमण किया था। वह 19 माह भारत में रहा, लेकिन ब्यास नदी से आगे न बढ़ पाया क्योंकि उसके सैनिकों ने क्वायनास के नेतृत्व में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों, दुष्टामात्यों के कुशासन के विरुद्ध ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? अशोकावदान, युग पुराण, दिव्यावदान या फिर महाभाष्य? तो कौन सा बताता है? यह बताता है आपका दिव्यावदान। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिव्यावदान नामक ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों के कुशासन के विरुद्ध हुए असंतोष का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कनिष्क द्वितीय, वासुदेव, हुविस्क या फिर वसुदेव? तो कौन पहले था? हुविस्क था 106 से 140 ईस्वी, यानी कि हुविस्क था सबसे पहले 106 से 140। उसके बाद था कनिष्क द्वितीय, ये था 140 से 145, यानी कि 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 अपडेट देख लीजिए। हुविस्क 106 से 140, कनिष्क द्वितीय 140 से 145, वसुदेव फर्स्ट 145 से 176 और वसुदेव सेकंड 202 से 230। तो इस तरह से 3, 1, 2, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णविहीन हो जाता है? सिंगालवाद सूत्र, संयुक्त निकाय, सोनदंड सूत्र या फिर अंगुत्तर निकाय? तो वो कौन सा है? तो वह है आपका है डी अंगुत्तर निकाय। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न कथन पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया गया था वह किया गया था खिलजी वंश द्वारा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल दो सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, इसका जो आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। न तो एक और न तो दो, दोनों असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमयिक प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न के द्वारा प्रचलित किए गए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय व
अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न में किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम। तो यह किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे? ये किए गए थे समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? उड़ीसा, उत्तरी बंगाल, असम या फिर विदर्भ। तो यह क्या आता है? उत्तरी बंगाल से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15 या फिर 2, 8, 10, 11 या फिर 16 और 17। तो गुप्त काल में जो अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी वो थी 12, 13, 14 और 15। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था कहाँ पे? इराक में, ईरान में, श्रीलंका में या फिर चीन में। तो पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था, वह भेजा था आपके ईरान में। और कब भेजा था? तो यह भेजा था लगभग 36वें वर्ष में अपने शासनकाल के। अगला प्रश्न, किस तमिल रचना में पत्तिनी पूजा का गुणगान किया गया है? मणिमेखलय, पुत्तु पाटु, शिलप्पदिकारम या फिर तोलकपियम। तो किसमें है? यह है शिलप्पदिकारम में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? मंडलम, वलनाडु, कुर्रम, मंडलम, कोट्टम या फिर नाडु, कुर्रम, नाडु या फिर कोट्टम, नाडु, कुर्रम या फिर तनुयूर। किससे प्राप्त होता है? यह होता है मंडलम, कोट्टम और नाडु से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? हर्षवर्धन, धर्मपाल, कुमारपाल या फिर भोज ने। किसने किया था? यह किया था कुमारपाल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? यानी कि जो चोल राज्य का पतन था उसके लिए उत्तरदायी कौन सा दक्षिण राज्य था? होयसल, पांड्य, काकतीय। इसमें बताना है 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन उत्तरदायी था? इसमें के लिए उत्तरदायी था डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी उत्तरदायी थे होयसल, पांड्य और काकतीय। अगला प्रश्न, महमूद गजनी के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? दिद्दा, चक्रवर्मन, अवंतीवर्मन या फिर शंकर वर्मन। तो कौन था? ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, दिद्दा। अगला प्रश्न, मुरूज लजहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी, अल बरूनी, अल अतबी या फिर इब्न हौकल। तो ये कौन था? यह था आपके अल मसूदी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन, अरब्तगीन, मोहम्मद बिन कासिम या फिर महमूद गजनबी। तो कौन था? यह था आपका सुबुक्तगीन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर किसका नियंत्रण था? नागरिक प्रशासन का नियंत्रण था, सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था, काजी का नियंत्रण था या फिर वक्फ का नियंत्रण था। तो अक्ता जो भूमि थी उस पर नियंत्रण था किसका? सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था। वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? फुतुह उस सलातीन, खजाइन उल फुतुह, तबकाते नासिरी या फिर तारीख फिरोजशाही। तो किसका क्या था? ये क्या सही है? स्रोत कौन सा है? तो ये स्रोत है जो इसका है तारीख फिरोजशाही। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो यह किसने किया था? यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है? उड़ीसा, गुजरात, कश्मीर, कुर्ग, विजयनगर, मेवाड़ या फिर मथुरा, बंगाल। किसका मिलता है? यह मिलता है विजयनगर और मेवाड़ का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सासाराम बिहार में है, लाहौर, पटना या फिर जौनपुर से। तो शेर शाह सूरी ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वह की थी जौनपुर से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसानों की सहायता के लिए किस शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर शेर शाह सूरी। किसने किया था? यह किया था शेर शाह सूरी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन,
हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? मान सिंह, अमर सिंह, शक्ति सिंह या फिर हकीम खान। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति था आपका मान सिंह। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, दीन इलाही को एक धर्म कहा जाता है, किसने कहा था? अबुल फजल, निजामुद्दीन, बदायूनी या फिर मोहसिन फ़ानी। किसने कहा था? ये कहा था मोहसिन फ़ानी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये रहे 35 क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित हैं आपके आने वाले टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए। टीजी और पीजीटी में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। अब उसमें पूरा रगड़ के पढ़ डालें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए। नमस्कार, जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सल क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्सल क्लासेस में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीजीटी और पीजीटी के लिए इतिहास की प्रैक्टिस सेट में, जो कि रोज़ शाम को 7:30 बजे होती है। तो 7:30 बजे शाम को विजिट करना ना भूलें। और सुबह में 8 बजे होती है भूगोल की प्रैक्टिस सेट, और एक हम कंबाइंड प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं पूरा सोशल साइंस के लिए, इतिहास और भूगोल की एक साथ में। उसके भी टाइमिंग जल्द हम सेट करने वाले हैं। तब तक आप अलग अलग प्रैक्टिस करिए, और कितना आप सही कर पा रहे हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा बहाउद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन या फिर ख्वाजा अबू अब्दाल। तो सूफीवाद जो है कि चिश्तिया शाखा की स्थापना अबू इम्हाक सामी तथा उनके शिष्य अबू अब्दाल चिश्ती ने अफ़गानिस्तान के चिश्त में की थी, जबकि भारत में इसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने लोकप्रिय बनाया था। तो इसमें पूछा संस्थापक कौन था? तो जो संस्थापक थे उसमें ये थे ख्वाजा अबू अब्दाल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अकबर की इच्छा के अनुसार लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? उतबी, अबुल फजल, फैज़ी या फिर नाजरी ने। तो अकबर की इच्छा के अनुसार जो लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था वह किया था ऑप्शन नंबर सी, फैज़ी ने। और फैज़ी कौन थे? फैज़ी जो है अकबर के राजकवि थे, और फैज़ी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ये अकबर के राजकवि थे और इन्हीं के अध्यक्षता में एक जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शाहजहाँ का राजकवि कौन था? काशी, मुनीर, कलीम या फिर कुदसी। तो शाहजहाँ का जो राजकवि था वो था कलीम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जहाँ क्वेश्चन की आवश्यकता होगी व्याख्या की, वहाँ व्याख्या की जाएगी, इसलिए आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें। मुगल काल में माल शब्द से आशय क्या था? भत्तों का, वेतन का, भू राजस्व का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल काल में जो माल शब्द का आशय था वो था भत्ता से, यानी भू राजस्व का, यानी कि भू राजस्व से मतलब था वहाँ पे माल का। अता अली खां किसका नाम था? फैज़ी, टोडरमल, तानसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अता अली खां जो नाम था वो तानसेन का नाम था। और तानसेन का इस्लाम में जो धर्मांतरण, यानी कि तानसेन का जब इस्लाम में धर्मांतरण हो गया उसके पश्चात उनका नाम अता अली खां हो गया, जबकि इनका प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। यानी कि तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था, और जब इस्लाम में इनका जब परिवर्तन हो गया उसके बाद इनका नाम अता अली खां पड़ा। अमृतसर नगर को किसने बसाया था? गुरु हर राय, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु तेग बहादुर ने। तो अमृतसर नगर को जो बसाया था वो बसाया था गुरु रामदास ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सिख संप्रदाय के ये चौथे गुरु थे। कौन से थे ये? 4th गुरु थे, गुरु रामदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किनके द्वारा आरंभ की गई? फ्रेंच, डच, डेनिश या फिर पुर्तगाली। तो भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो संयुक्त पूंजी आरंभ की गई थी वह की गई थी डचों द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। और भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी की अवधारणा डचों द्वारा की गई थी। प्रारंभ में डच कंपनी की स्थापना कई छोटी छोटी कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन पी करेक्ट है। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? आपको पता होगा, बेंटिंग, क्लाइव, कॉर्नवालिस या फिर वेलेजली। तो ये कहा जाता है क्लाइव को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब किसके बाद कहा गया ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
ब्रिटिश सेना को टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर हराया था? हैदराबाद, निजामाबाद, श्रीरंगपट्टनम या फिर पोलीपुर में? तो ब्रिटिश सेना को टीपू सुल्तान ने हराया था पोलीपुर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया था? 1789, 1764, 1843 या फिर 1829? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1789 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 1889 के बाद जो है 1889 के एक घोषणा पत्र के अनुसार बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एलन बरो ने 1843 ईस्वी की एक्ट 5 द्वारा दास प्रथा का अंत किया था। ये भी आपको याद रखना है कि किसने अंत किया था दास प्रथा के तहत? एलन बरो ने एक्ट 5 के तहत और 1843 में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1802, 1818, 1858 या फिर 1861? तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड रिपन? तो 47 का हो जाएगा सी, लॉर्ड रीडिंग जो था, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस भारतीय राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ठक्कर बापा, जोड़ा नांग, रानी गैडिलियो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोड़ा नांग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित जो होने वाले थे पहले ये नेता थे जोड़ा नांग, जो कि कहाँ के थे? मणिपुर के। ये नागा जनजाति से संबंधित थे। कहाँ से थे? मणिपुर के, यानी कि मणिपुर के ये क्या थे? नागा जनजाति से संबंधित थे। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1813 के चार्टर एक्ट से, 1882 का हंटर आयोग, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र या फिर 1854 का वुड डिस्पैच? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब पड़ी थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी, तिलक, गोखले या फिर नौरोजी? तो यह क्वेश्चन कई बार लोगों को कन्फ्यूज़ करता है। यदि यहीं पे दे दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आप धड़ से लगाएंगे आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि गलत है। जो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे वो थे गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, आत्मी सभा या फिर तत्व बोधिनी सभा? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी वह थी आत्मी सभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1815 में। बहुत से लोग लगाएंगे ब्रह्म समाज, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें नहीं मानूंगा? अंबेडकर, गांधी, तिलक या फिर रनाडे? तो ये कौन है? ये हैं ऑप्शन नंबर सी, तिलक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको अंबेडकर और तिलक के बीच में, अंबेडकर और गांधी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। तिलक जी हैं इसके। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जेपी कृपलानी या फिर सरदार पटेल? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कब की बात है? इन्हें जो है जेपी कृपलानी थे, इन्हें वर्ष 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि इनको 1946 में मेरठ जो है मेरठ के अधिवेशन में इनको चुना गया था। तो इस तरह से ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। तिलक को लेकर किसने कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, आइंस्टीन या फिर एओ ह्यूम ने? तो यह कहा था मैक्स मुलर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, सही है। और ये मैक्स मुलर का ही कथन है। अगला प्रश्न। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था कृष्ण बहादुर,
मोहनलाल सक्सेना, प्रभात चंद या फिर जगत नारायण मुल्ला। तो कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे काकोरी कांड में सरकारी वकील। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? कानपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी केस या फिर अलीपुर षड्यंत्र केस में। तो यह किस में दी गई थी? ये दी थी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 23 मार्च 1931 को हमारे इन बिन सपूतों को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1918 से 1926, 1926 से 1939, 1939 से 1945 या फिर 1914 से 1918। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का जो चरण था वह था 1926 से 1939। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो किसने बनाया था? यह बनाया था महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार बताना है कि कौन सी घटना कब हुई थी, ये बताना। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940। ये हुआ था 8 अगस्त 1940। अगला है आईएनए का मुकदमा। तो आईएनए का मुकदमा जो हुआ था 1945। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। तो अब आपको लगा लेना है 1940, 45, 42 और 46। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 1940 ए, फिर 1942 1 3, फिर 1945 2, फिर 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार देखिए, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, आईएनए का मुकदमा 1945, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह 1946। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बांझ और वेश्या जैसे शब्दों का प्रयोग महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और ये भी ध्यान रखना किसके लिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही, सर्वोदय द यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चौथा है हिंद स्वराज। तो किसमें कहा था? इसी कहा था हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या का शब्दों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ जाना जाता है सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, चैरिटी फॉर ऑल। तो कौन सा है? यह है मिशनरी ऑफ चैरिटी। तो ये रहे लगभग 27 क्वेश्चन। और 27 में आपने कितना सही किया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और फिर सुबह मिलते हैं। भूगोल की प्रैक्टिस था, तब तक खूब पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि हमारा परिवार जो है 7000 का हो गया है। और आगे आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें जिससे कि हम आपके लिए कंटिन्यू काम करते रहें। स्वागत है आपका, शाम को 7:30 बज रहे हैं। और स्वागत है आपका आज के इस इतिहास के प्रैक्टिस सेट में जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में आप कितने सही कर रहे हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं। जो भी आपका डाउट हो टीजीटी और पीजीटी से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसके जवाब आपके सवाल का जवाब मैं दे सकूं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी, बीएस वाकड़कर, एचडी संकालिया या फिर व्हीलर ने। तो नौदा टोली का उत्खनन किया था एचडी संकालिया ने। और यह स्थित कहाँ पे ये भी आपको बताना है। तो यह है मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट स्थित है। और एचडी जो संकालिया थे ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा या फिर ब्रह्मगिरी। तो यह संबंधित है संगनकल्लू से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे? ये कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है संगनकल्लू। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ सकता है कि संगनकल्लू किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक के बेलारी जिले में है।
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अधिकांशतः मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये लोग दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर की तरफ। ये मान लीजिए ये अगर उत्तर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर इनका सर होता था और इधर इनका पैर होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, या फिर विज्ञान पर। तो मानव समाज जो है किस पर आश्रित होता है? ये होता है अर्थ संस्कृति पर। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। मानव समाज जो है अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण विलक्षण होता है, जिसके सांचे में ढलकर वह अपने विभिन्न दायित्वों का सम्यक निर्वहन करता है। यानी कि संस्कृति के ढांचे में ढलकर वह अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रहृदयों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? J.H. मैके, जॉन मार्शल, व्हीलर, या फिर ऑरेल स्टाइन ने? तो यह दिया था H.J. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहृदय, या फिर सुरकोटडा? बताना है। ऑप्शन 1, 2, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3, 4। इसमें से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो ये जो है 2 और 3 स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि मोहनजोदड़ो और चंद्रहृदय। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, उसके बाद फिर उपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब, या फिर झेलम? तो यह कि किसके रूप में की जाती है? अस्किनी। अस्किनी जो है ये प्राचीन नाम है, और आधुनिक किस नदी के नाम से इसको जाना था? तो इसको जाना था अस्किनी के नाम, चेनाब के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आपको बताना है कि ब्यास, रावी और झेलम को किस नाम से जाना जाता था। चलिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको। परसुड़ी को, इसको रावी को बोलते थे परसुड़ी, इसको बोलते थे परसुड़ी, और झेलम को बितस्ता। अब ब्यास को आपको बताना है कि ब्यास को किस नाम से जाना जाता था। ब्यास आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पंचाल, या फिर मत्स्य, सूरसेन? तो किसको समझाता था? ऑप्शन नंबर ए अंग और मगध को आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, या फिर पंचविश ब्राह्मण? तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, उपाली, महाकश्यप, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी को भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, या फिर आजीवकों का? तो ये किसका था? ये था जो है आपके जैन धर्म का, यानी कि आप यापनी जो एक संप्रदाय है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, या फिर उपनिषद? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भागवत सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यौधेय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डायमेकस, या फिर अरिस्टोबुलस? तो सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? तो ये जो है डायमेकस नहीं आया था, बाकी नियार्कस भी आया था, आनेसिक्रिटस भी आया था, और अरिस्टोबुलस भी आया था।
अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने जीत लिया था पहली बार? बिंदुसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसको जो जीता था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन देखता था? पोन वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम या फिर संवत्सर वारियम? तो कौन था ये? ये था टोट्ट वारियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उद्यान प्रशासन टोट्ट वारियम, वार्षिक समिति संवत्सर वारियम और तालाब समिति एरी वारियम से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं नोट कर लेना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित था? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार? तो ये काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। और जो ये अवस्थित था ये था बिहार में। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन या फिर विजय सेन? तो ये किसको प्राप्त है? ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लक्ष्मण सेन ने 1178 से 1206 सेन वंश के शासक थे। इनके द्वारा ही नया संवत चलाया गया, जिसे भी लक्ष्मण संवत के नाम से जानते हैं। गौडवह के रचयिता कौन है? हरिसेन, आर्यभट्ट, वाक्यपति या फिर बाण भट्ट? तो कौन रचयिता हैं? ये हैं वाक्यपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज, जयानक या फिर नयनचंद सूरी? तो ये कौन है? ये हैं जो इसके लेखक हैं वो हैं जयानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर लक्ष्मण सेन ने? तो किसने कराया था? ये कराया था धर्मपाल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? 1685, 1686, 87 या फिर 1684 में? कब की थी? ये की थी 1686 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्यास, सूबा या फिर सरकार? तो जानते थे इसको सरकार के नाम से। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वर्नियर, करेरी, मनुची या फिर ट्रेवरनियर? तो यह नियुक्त किया गया था मनुची को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह किसके शासनकाल में किया गया था ये भी आपको बताना है। तो ये 1653 से 1708 जो एक इतावली यात्री था, इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में कार्य किया, लेकिन दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। ठीक है, पहले ये तोपची का काम किया, उसके बाद इसने क्या किया? चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। चलिए अगर आप प्रश्न लेते हैं, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। इसमें बताना कौन सा करेक्ट है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कथन सही है परंतु कारण गलत है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद, मंसूर, दशवंत या फिर अबुल हसन? तो यह किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दारा सिकोह, फैजी, बदायूनी या फिर ताजुल माली? तो यह किसने किया था? ये किया था ताजुल माली ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो कौन था? राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल या फिर राजा सावंत सिंह? तो ये कौन था? ये था राजा सावंत सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट, भरूच, कैबरे या फिर सूरत? तो यह कहाँ था? यह था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि इसी बंदरगाह से यात्री मक्का की यात्रा के लिए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसी रास्ते से जो यात्री थे ये मक्का के लिए जाते थे। तो चलिए
30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन आपने कितना सही किया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करिए, हम उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।